उपन्यास माई फर्स्ट मर्डर केस का 20वां भाग। लेखक जयदेव चावरिया, आवाज शौभिक पालित। रहस्यमय व्यक्ति का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। नहीं नहीं, मैं देता हूं, 1 मिनट रुक जाओ। अपनी जेब से रील निकालता हुआ बोला, ये लो रील, ये असली रील है, आराम से चेक कर लो। अभी पूर्वी रील चेक करने लगी ही थी कि अगले ही पल अचानक उसने एक थप्पड़ मारा और पूर्वी नीचे फर्श पर जा गिरी। रहस्यमय व्यक्ति ने फुर्ती से बैग अपने कब्जे में किया। जल्दी से बैग की चैन खोली तो बैग में छोटे छोटे पत्थर पड़े थे। रहस्यमय व्यक्ति के चेहरे का रंग एकदम सफेद हो गया, जैसे कि किसी जहरीले सांप ने काट लिया हो। फर्श पर पड़ी पूर्वी हंसने लगी। उसके होठों पर एक अत्यंत प्यारी मुस्कान रेंग रही थी। तुमने क्या सोचा, मैं पागल हूँ? मुझे पता है तुम कुत्ते की दुम हो, कभी सीधे नहीं होगे। रहस्यमय व्यक्ति दहाड़ा। कहाँ है मेरे पैसे? बोलो पूर्वी, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तो मार दो, तुम्हें किसने रोका है? मैं बेबस तुम्हारे सामने हूँ, किसका इंतजार कर रहे हो? तुम जानती हो कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता। अब आए ना तुम लाइन पर। किसी ने सही कहा है कि इंसान हमेशा दोगले ही निकलते हैं, वफादार तो कुत्ते ही होते हैं। मेरी बात सुनो, हम एक डील करते हैं। तुम कल मुझे पैसे देना, मैं तुम्हें नेगेटिव रील दूंगा। ठीक है, कल कोई चालाकी दिखाने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हें 1 पैसा भी नहीं मिलेगा। मैं चलती हूँ, रात काफी हो गई है। फिर पूर्वी खंडहर से बाहर निकल जाती है। सुबह के 9 बज रहे थे। घर के सभी सदस्य ब्रेकफास्ट कर रहे थे। बलवंत कुर्सी पर ऐसे बैठा हुआ था मानो उसे लकवा मार गया हो। कल पूरे दिन बलवंत ने खाना नहीं खाया। बड़ी मुश्किल से मोहिनी के कहने पर ब्रेकफास्ट करने के लिए हॉल में आया था। बलवंत बेटा, मोहिनी बोली, जो हो गया वो तो अब वापस नहीं आ सकता। क्यों भूखा रह रहा है तू? बीमार हो जाएगा तो शोरूम कौन संभालेगा? अब तू ही घर का मुखिया है। पहले तेरे पापा घर में सारे फैसले लिया करते थे, अब तुम लिया करोगे। मम्मी, बलवंत मरे स्वर में बोला, मुझे लगता है शोरूम का कांच तोड़ना उस व्यक्ति की सोची समझी साजिश थी जिसने मेरे बैग से अपना बैग बदला। उस व्यक्ति को पता था कि अगर शोरूम में चोरी होने का डर एक बार हमारे दिमाग में घर कर गया तो कभी भी शोरूम में पैसे रखना पसंद नहीं करेंगे। अंत में वो व्यक्ति अपनी साजिश में कामयाब भी हुआ। बेटे, सब ठीक हो जाएगा, भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। तभी इंस्पेक्टर नवनीश की आवाज आती है। मोहिनी जी, मुझे अफसोस है, आपको इस उम्र में इतना सब देखना पड़ रहा है। मैं आपको ये बताने आया हूँ कि जयदेव अब इस दुनिया में नहीं रहा। कल रात उसकी तबीयत खराब हुई। हम अस्पताल लेकर जा रहे थे कि उसने भागने की कोशिश की, जिसमें उसने हमारे ऊपर गोलियां चलाई। इसी बीच वो जीप लेकर भागने की कोशिश करता, पर उससे पहले मेरी गोली जयदेव का सीना छलनी कर गई। उसके बाद वो नदी में गिर गया। सब लोग उसकी बात गौर से सुन रहे थे। साक्षी की आंखों में मानो खून उतर आया। उसने इंस्पेक्टर नवनीश का गिरेबान पकड़ा और चिल्लाई, मुझे पता था कि तू उसको जान से मारना चाहता था। तूने मुझसे कहा भी था कि तू जयदेव को मार देगा। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं कुत्ते, मैं तेरा खून कर दूंगी। सब लोग साक्षी की दीवानगी देख रहे थे कि वो जयदेव से कितना प्यार करती थी। तुम जानती हो, इंस्पेक्टर नवनीश बोला, मैं तुम्हारी इस हरकत पर तुम्हें जेल में डाल सकता हूं। बीच में मोहिनी बोली, तुम पागल हो गई हो क्या? छोड़ो इंस्पेक्टर साहब को, मैं आपसे माफी मांगती हूं। बेचारी ने इतनी कम उम्र में इतना सब देख लिया। इंस्पेक्टर नवनीश बोला, मैं आपके कहने पर छोड़ रहा हूं। मैंने आपकी सारी बातें सुन ली। कैसे पैसों से भरा बैग किसी ने बदल लिया। किसी को हमारे साथ चलकर थाने में रिपोर्ट लिखवानी पड़ेगी। जैसा आप कहें इंस्पेक्टर साहब, मोहिनी बोली। क्या आप जा सकते हैं सिसोदिया जी? कैसी बात कर रही हो भाभी जी, मैं जानता नहीं हूं क्या? आप फिक्र ना करें, मैं सब संभाल लूंगा। बलवंत, तुम ख्याल रखना घर पर सबका। ठीक है अंकल, बलवंत मासूमियत से बोला। करीब 20 मिनट बाद सिसोदिया ने थाने में रिपोर्ट लिखवा दी थी। रहस्यमय व्यक्ति अभी कमरे में दाखिल हुआ ही था कि सोफे पे बैठे व्यक्ति को उछलना पड़ा, जैसे कोई सामने भूत प्रकट हो गया हो। व्यक्ति कोई और नहीं, इंस्पेक्टर नवनीश था। इस समय उसके होठों पर एक धूर्त मुस्कान थी। चिंता ना करो, मैं तुम्हें गिरफ्तार करने नहीं आया हूँ, बल्कि तुमसे एक सौदा करने आया हूँ। अगर तुम्हें मंजूर हो तो ठीक, वरना तुम्हें जेल भेजकर मुझे क्या फायदा होगा? इंस्पेक्टर साहब से थोड़ी शाबाशी मिल जाएगी। आदमी की जिंदगी में आदमी की तारीफ करने से कुछ नहीं होता, क्योंकि ख्वाहिशें तारीफों से पूरी नहीं होती। जब आप अकेले अपने घर में कमाने वाले हो, लुगाई का क्या खर्चा नहीं होता,
कभी ये लाओ कभी वो लाओ, खून पी लेती है। और सरकार क्या तनख्वाह देती है? बस 2 समय का खाना नसीब हो सके। ख्वाहिशों का क्या है, अरमानों का क्या है? रहस्यमयी व्यक्ति के लबों पर एक जहरीली मुस्कान थी। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि इन सबके पीछे मैं हूं? तुम बस अंधेरे में तीर मार रहे हो। माफी चाहता हूं। टेबल से एक लिफाफा उठाया और रहस्यमयी व्यक्ति को पकड़ाते हुए बोला, ये देख लो एक बार। जैसे ही रहस्यमयी व्यक्ति ने हाथ आगे बढ़ाया, लिफाफा नीचे गिर गया। फिर वो लिफाफा उठाने लगा। इंस्पेक्टर के होठों पर एक जहर बुझी मुस्कान उभर आई। मैं तो समझा जो इंसान चाहे वो कर सकता है। लिफाफा उठाते उठाते रहस्यमयी व्यक्ति के चेहरे पर उलझन के भाव आए। तुम कहना क्या चाहते हो इंस्पेक्टर? साफ साफ बोलो, क्या बोलना चाहते हो? कहने का मतलब यह है कि तुम्हारे हाथ में उसे देखकर अभी कुछ भी नहीं समझे। ये जूली की डायरी की पेज की फोटोकॉपी है। इन्हें पलट कर देखो एक बार। रहस्यमयी व्यक्ति ने पलट कर देखा तो उसके पसीने छूट गए। चेहरा ऐसा हो गया जैसे किसी सांप ने काट लिया हो। मुझे पता चल गया, सब किया धरा तेरा ही है। इस मास्टरमाइंड प्लान के पीछे तू ही है। रहस्यमयी व्यक्ति अपने आप को संभालता हुआ बोला, इंस्पेक्टर बकवास मत करो। तुम्हारे पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। इन पेजों से कुछ भी पता नहीं चलता कि यह सब मेरा किया धरा है। और तुम्हारे पास ऐसा कोई भी सबूत नहीं है जो मुझे मुजरिम साबित कर सके। मुझे पता है सारे अपराधी साले एक जैसे होते हैं, अंत तक हार नहीं मानते। इंस्पेक्टर नवनीश ने टेबल की दराज से कुछ फोटो निकाले और टेबल पर रख दिए। रहस्यमयी व्यक्ति ने कांपते हाथों से फोटो उठाए तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि वो सारे फोटो रात वाली थी जिसमें वो पूर्वी पर रिवॉल्वर ताने हुए था। क्या चाहते हो? रहस्यमयी व्यक्ति ने एक सिगरेट सुलगाई और कश लेने लगा। एक प्यासे को पानी के लिए पानी चाहिए और मेरे जैसे आदमी को आधा हिस्सा चाहिए। तुम पागल तो नहीं हो? सारी मेहनत मैंने की और तुम्हें आधा हिस्सा चाहिए? यह नामुमकिन है। तो फिर ठीक है, मैं ये सारी फोटो कमिश्नर धनपाल तोमर को दिखा देता हूं। उसके बाद तुम्हें जेल जाने से कोई भी नहीं बचा सकता। कमिश्नर साहब मेरे दोस्त हैं, तुम जानते हो। रहस्यमयी व्यक्ति के होठों पर एक कुटिल मुस्कान रेंग गई। पर वो इन सबूतों के आगे क्या अपनी दोस्ती निभा पाएंगे? बोलो। चलो ठीक है, 1 घंटे बाद तुम्हें तुम्हारे हिस्से के पैसे मिल जाएंगे। तुम मेरे घर आ जाना। नवनीश बोला, मेरी पत्नी मायके गई हुई है, मैं अब चलता हूं। घर वाले कहेंगे बहुत समय हो गया। फिर इंस्पेक्टर नवनीश दरवाजे से बाहर निकल गया।